हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे और पढ़ाई कर रहे होंगे, हेल्दी होंगे। आज हम एक नए लेक्चर सीरीज़ के साथ वापस आ रहे हैं, जिसका जो कि बहुत कन्फ्यूज़न वाला टॉपिक होता है, अल्टरनेटिंग करंट का, LCR सर्किट जिसे बोलते हैं। ठीक है, उस LCR सर्किट के बारे में आज पूरा कंसेप्चुअल डिस्कशन करने वाले हैं। साथ हमारे बने रहें, साथ दें, आप मिल के हमारा साथ दें और आज हम LCR सर्किट को कंप्लीट कर लेंगे। मेरा नाम ओंकार दुबे और आपका ये प्यारा सा चैनल येलो वाइब्स। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है मेरा? LCR सर्किट। LCR सर्किट स्पेलिंग सही है? यस सर। देखो, नाम से ही समझ में आ रहा होगा LCR सर्किट बेसिकली है क्या, कि L मतलब कोई इंडक्टर, L स्टैंड फॉर इंडक्टर, कोई प्रेरक लगा होगा। ठीक है, और C स्टैंड फॉर कैपेसिटर एंड R स्टैंड फॉर रेसिस्टेंस। ठीक है, यानी कि इस सर्किट में जो होगा मिला जुला के सब, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेसिस्टेंट, ये तीनों सीरीज में लगे होंगे। ठीक है, सीक्वेंशियल सीरीज में होंगे। तो किस तरीके से होगा, देखो ये इसका डायग्राम पहले बना लो। देखो होगा क्या कि ये हमारा हो गया रेसिस्टेंस और इसके क्रॉस वोल्टेज VR, यानी कि इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है VR। R स्टैंड फॉर रेसिस्टेंट। इसके बाद देखो क्या है, लो ये हमारा क्या है, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज VL एंड इसके बाद हमारा क्या आएगा, कैपेसिटर, इसके क्रॉस वोल्टेज VC। ठीक है, कैपेसिटर आ गया। अब ये एक AC सोर्स से जुड़े हुए हैं, ये रहा। और AC सोर्स की जो पूरी की पूरी वोल्टेज है, कितनी वोल्टेज वो प्रोड्यूस कर रहा है AC सोर्स, वो हम मान के चल रहे हैं ओवरऑल V। ठीक है, क्या किया हमने, इन सबको सीरीज में जोड़ा। किसको किसको जोड़ा, रेसिस्टेंट, इंडक्टर और कैपेसिटर को। इसके रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज VR, और इंडक्टर के टर्मिनल वोल्टेज VL, और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज VC। ठीक है, और ये सब सीरीज में जुड़े हुए हैं। और ये हमारा क्या है, AC सोर्स है, जहां से करंट फ्लो हो रहा है, जहां से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, यहीं से पूरा का पूरा जो वोल्टेज है इन सब में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो आप इतना देखो, फिर यहां से देखो क्या हो सकता है। किरचॉफ का लॉ तो पढ़ा ही होगा, किरचॉफ का लॉ। किरचॉफ का लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू होगा VR प्लस VL प्लस VC। ये तो किरचॉफ के नियम से हो गया। सारे के सारे वोल्टेज, ये सब वोल्टेज जोड़ के इसी के ही तो बराबर होंगे। पता होगा ना कि ये वैद्युत इलेक्ट्रिसिटी की से क्या है, कि एनर्जी एक टाइप की, और एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती, नष्ट नहीं होती। ठीक है, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर ना फिर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये चीज समझ में आ रहा होगा। तो B जो होगा इन सबके एडिशन के बराबर होगा। इतना लिखो, फिर इसके बाद आगे बता रहा हूं। कर लिया नोट? ओके। देखो क्या आ रहा था, V इज इक्वल टू VR प्लस VL प्लस VC। अब इन सबकी वैल्यू पुट करो। V इज इक्वल टू VR की वैल्यू IR, अरे V इज ओम का नियम लगा, IR प्लस VL की वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है L DI बाई DT, ये होती है, प्लस VC की वैल्यू क्या होगी, Q बाई C। यहां से भी क्वेश्चन बनता है, ओवरऑल वोल्टेज निकालने के लिए दे देगा, दिया रहेगा सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट दिया रहेगा, और चार्ज दिया रहेगा, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया रहेगा, सब दिया रहेगा, और बोलेगा ओवरऑल सोर्स की जो वोल्टेज है वो कितनी है। तो आप इस फार्मूले से इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम वो क्या बोलते हैं, LCR सर्किट चालू कर रहे हैं। ये तो इसका थोड़ा सा समझ लो इंट्रोडक्शन था। कर लिया?
मिटा दें? ओके, बहुत बढ़िया, काफी तेज हो। देखो इसके बाद क्या करना, समझ लो जो बनाया था डायग्राम उसमें करंट आई फ्लो हो रही है, ठीक है, आई फ्लो हो रही है करंट। तो हम V जब निकालेंगे, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है, होता है या नहीं होता है? बस, तो ये किसके केस में है? वी आर, आर के केस में। लिख दो यहाँ पे आर इन आर केस, ठीक है। आर के केस में V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ये वी आर लिख दो यहाँ पे। वी एल, एल के केस में क्या होता है? वी नॉट साइन ओमेगा टी, उसके बाद क्या होता है? प्लस 90 इन एल केस। पता होगा ना, एल केस में क्या होता है? जो करंट होती है वो 90 डिग्री वोल्टेज से पीछे चलती है, यानी कि वोल्टेज जो है 90 डिग्री आगे चलता है। फेज डिफरेंस कितने का होता है उसमें? 90 डिग्री का, यानी कि जो वोल्टेज होता है वो करंट से 90 डिग्री आगे चल रहा है। तो वही चीज तो लिखा, साइन ओमेगा टी प्लस 90, बस, कुछ नहीं करना। इसी तरीके से VC भी होगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90। ये कहां से आया सर? इसमें भी VC के केस में पढ़ा होगा, जब कोई कैपेसिटर हम अल्टरनेटिंग सर्किट में जोड़ते हैं तो उसमें V और I के बीच में फेज डिफरेंस कितने का होता है? 90 का होता है। लेकिन जो I होता है वो इससे VC से, मतलब I जो होता है करंट जो फ्लो हो रही है, ओवरऑल करंट जो हो रही है फ्लो उसमें, RMS वैल्यू जो हो रही है उसकी, वो वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चलती है। यानी कि जब वोल्टेज 0 था तो करंट कितनी थी? मैक्सिमम। करंट 0 हुई तो वोल्टेज कितनी थी? मैक्सिमम। इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो ये इसको लिख दिया, ओमेगा टी माइनस 90 कर लिया। अब देखो एक ग्राफ ड्रा कर रहा हूं, इतना तो क्लियर हो गया होगा। देखो मान लो आई इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में आई फ्लो हो रही है। एक चीज बताओ, जब हम रेसिस्टेंट लगाते हैं अल्टरनेटिंग सर्किट में तो कोई फेज डिफरेंस होता है V और I के बीच में? कुछ नहीं होता, फेज डिफरेंस होता ही नहीं है। तो इसी I के ही डायरेक्शन में ये जो ये वाला है ये VR है, V ये I है, ठीक है। VR और I दोनों सेम डायरेक्शन में है, उनमें फेज डिफरेंस नहीं है, 0 डिग्री का फेज डिफरेंस है। देखो 0 डिग्री का फेज डिफरेंस दिख रहा है। अभी बताया एक चीज दिखा है कि VL के केस में, यानी कि इंडक्टर के केस में क्या होता है? V जो होता है, वोल्टेज जो है वो I से 90 डिग्री आगे चलता है, यानी कि उनमें फेज डिफरेंस 90 डिग्री का है। तो I अगर यहां है तो इससे 90 डिग्री आगे चल रहा है। देखो VL 90 डिग्री आगे चला, I यहीं पे है, ये 90 डिग्री आगे चल रहा है। और VC के केस में I से 90 डिग्री पीछे रहता है V। बस ये सिंपल सा डायग्राम है, 90 डिग्री पीछे चल रहा है, I 90 डिग्री आगे, VC 90 डिग्री पीछे, बस सिंपल सा डायग्राम है। अब देखो इसमें 3 केस पॉसिबल हो सकते हैं, 3 केस, 1 2 3, 3 क्वांटिटी है, 3 केस बन सकते हैं इसमें। कौन कौन से? एक तो फर्स्ट केस हो सकता है कि VL जो है वो बड़ा हो, ग्रेटर देन हो VC से। सेकंड केस बन सकता है VC इज ग्रेटर देन VL। एंड थर्ड केस बन सकता है VC इज इक्वल टू VL। 3 केस बन सकते हैं इसके। VL बड़ा हो सकता है VC से, VC बड़ा हो सकता है VL से, और या तो दोनों बराबर हो सकते हैं। तो इन तीनों केसों को कंसीडर करते हुए हम एक एक केस के लिए डिराइव करेंगे फॉर्मूला, ठीक है। कर लिया नोट? बहुत बढ़िया। देखो फर्स्ट केस के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट केस क्या था हमारा? VL जो था वो बड़ा है VC से, ठीक है। यानी कि इसका नेचर क्या होगा सर्किट का? सर्किट का नेचर क्या होगा? इंडक्टिव। अरे ओवरऑल VL ज्यादा बड़ा है ना, VL VC से बहुत बड़ा है, ग्रेटर देन है। तो जब ये दोनों माइनस होंगे, अगर घटेंगे, दूसरे को निरस्त करेंगे, खत्म करेंगे, तो VL तो बचेगा ही ना। ये सबसे ज्यादा है, VC से ज्यादा है VL। तो जो सर्किट का नेचर होगा क्या होगा? इंडक्टिव होगा, यानी कि प्रेरकीय नेचर होगा, हिंदी में बोले तो,
ठीक है। अब देखो इसके लिए क्या करेंगे, हमने वो बनाया था, डायग्राम बनाया था, तो उस डायग्राम को वीएल ऊपर था, वीसी नीचे था और आर इस तरफ था। अब अगर इन वीसी और वीएल का जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे, दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे तो हम उनको एक डायरेक्शन में करेंगे। देखो कैसे, ये वी आर और ये जो हमारा बन रहा है ये वी एल माइनस वी सी। अब वी सी जब ओवरऑल बड़ा था, वी एल जो ओवरऑल बड़ा था जब, तो वी एल की डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट आएगा वो भी आएगा। अरे यार सिंपल सी बात है। देखो एक वेक्टर ये है, ठीक है, ए वेक्टर, और एक वेक्टर बी वेक्टर, देखो उल्टा बना रहा हूं, देखो ये रहा बी वेक्टर। इन दोनों का रिजल्टेंट जब निकालेंगे हम दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये वेक्टर इतने को तो खत्म कर पाएगा। रिजल्टेंट कितना आ रहा है, इतना, और डायरेक्शन में किसके आ रहा है, एक ही डायरेक्शन में ना, ए बड़ा था बी से। इसी तरीके से वीएल बड़ा था वीसी से, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन वीएल की ही डायरेक्शन में आएगी क्योंकि वीएल बड़ा था वीसी से। ठीक है, आगे देखो क्या करना है। अब इन दोनों का तो रिजल्टेंट निकाल लिया। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे वेक्टर मेथड से, वेक्टर्स को जैसे ऐड करते हैं, तो रिजल्टेंट आएगा हमारा, पता ही होगा, बीच में आता है ये रहा। ठीक है, ये रहा रिजल्टेंट हमारा, यहाँ पे आएगा। इसको हम मान ले रहे हैं वी आर ई एस। ठीक है, वी आर ई एस, वी रिजल्टेंट। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अब कैलकुलेशंस करो। कैलकुलेशन क्या होगा, देखो फर्स्ट इन सब वेक्टर्स को ऐड करो, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करो। वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका क्या होता है, पढ़ा होगा कि ए वेक्टर, कोई अगर ए वेक्टर है प्लस बी वेक्टर को ऐड करना है अगर हमको, तो करेंगे क्या हम, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये तो पढ़ा ही होगा, सिंपल सा है, 11th में होगा, वेक्टर वाले चैप्टर में होता है। अब ए के जगह पे है क्या है, बी के जगह पे क्या है, ए के जगह पे हमारा वीएल है, तो वीएल स्क्वायर प्लस बी की जगह पे वीसी है। नहीं रुको रुको, देखो ए बी ये एक वेक्टर है, इसको ए मान के चलो अगर, तो इसको बी मान के चलो। ठीक है, ए की जगह पे वी आर स्क्वायर प्लस बी की जगह पे कौन सा है, वी एल माइनस वी सी, पूरा का पूरा है, तो वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर। फिर बचा क्या हमारा 2ab cos थीटा। cos थीटा क्या है, 90 डिग्री पे दोनों को जोड़े हैं और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। cos 90 की वैल्यू 0, ये पूरी की पूरी टर्म कैंसिल आउट, बचा हमारा ये। अब इसी को आगे सॉल्व करना है फर्दर, बस देखो कैसे होगा। कर लिया, देखो कर रहा हूं आगे, देखो ध्यान से देखना, कुछ है नहीं इसमें। अब वी आर ई एस रिजल्टेंट इज इक्वल टू, रूट में क्या आया था, वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करो। वी आर ई एस रिजल्टेंट रूट में वी एल और वी सी को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पता होगा, रिएक्टेंस, प्रतिघात, आ रहा है याद। देखो वी एल को हम लिखते हैं क्या, एक्सएल आई एक्सएल, और एक्सएल होता क्या है, देखो आई एक्सएल माइनस आई, हाँ आई एक्स सी होल स्क्वायर प्लस इसको आई स्क्वायर आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे वी बराबर आई आर ओम के नियम से, और यहाँ पे आई एक्सएल कैसे आया, एक्सएल क्या है, रिएक्टेंस है, और कौन सा रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्शन रिएक्टेंस ओवरऑल है क्या, ये रिएक्टेंस है क्या, रेसिस्टेंट ही है। ठीक है, लेकिन ये चेंज होता रहता है, आवृत्ति जैसे फ्रीक्वेंसी जैसे बदलेगी, ये चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इसे एक अलग क्वांटिटी नाम दे दिया है, रिएक्टेंस, प्रतिघात जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो ये I इंटू, अरे V बराबर पढ़ा होगा ना, V बराबर I R पढ़ा होगा। तो I की जगह पे I यहाँ रिप्लेस कर रहा है, R की जगह पे कौन रिप्लेस कर रहा है, एक्सएल, बस यही है। तब तक सॉल्व करो, थोड़ा सा इंक डाल दो।
खुद से खुद तब तक पॉज करके ट्राई करो, देखो हो रहा है नहीं। इंक डाल दो फटाफट में। कर लिया ट्राई, कर लिया, हो रहा है? मैं तो बताऊंगा ही, खुद से भी ट्राई करो। जब से खुद से नहीं ट्राई करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। कर लिया, बहुत बढ़िया। देखो क्या हुआ, देखो अब आगे क्या होगा। आई एक्सएल, तो वी रिजल्टेंट इज इक्वल टू, आई एक्सएल था, इन सबको आई स्क्वायर सब में से कॉमन लेके आई को बाहर फेंक दो। क्या करना है, आई को बाहर फेंक दो, बचेगा क्या, आई को बाहर फेंका, अंदर बचा हमारा क्या, एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही बचा। यहाँ से आई स्क्वायर, यहाँ से आई स्क्वायर, यहाँ से आई स्क्वायर कॉमन लेके बाहर कर दिया, आई स्क्वायर बाहर जाएगा तो सिर्फ आई बचेगा, अंदर बचा हमारा ये। अब v और i को हम इधर देखो, अब इधर पक्षांतर कर दिया, i इज इक्वल टू रूट में एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां से क्या समझ में आ रहा है, ये कोई क्वांटिटी बन रही है, r बराबर v अपॉन आई ओम के नियम से, बट यहाँ पे r नहीं होगा, ये पूरे के पूरे, ये भी एक तरह का रेसिस्टेंस है, ये भी और ये भी सबके सब रेसिस्टेंट है, तो ये ओवरऑल रेसिस्टेंट निकल रहा है ना, ये भी रेसिस्टेंट, ये भी रेसिस्टेंट, ये भी रेसिस्टेंट, तो ये जो निकलेगा ये पूरा का पूरा ओवरऑल रेसिस्टेंट है। रिजल्टेंट रेसिस्टेंट कितना होगा एलसीआर सर्किट का, ठीक है, फर्स्ट केस में। तो इसको हम रिप्लेस करते हैं किस चीज से, जी से, ठीक है, घबराना नहीं, जेड ऐसे ही बनाता हूं मैं, जी बोलता हूं जेड को, ठीक है, घबराना नहीं, जेड ही है। ये होता क्या है, एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नोट कर लो इसे, ये मेन फॉर्मूला है। कर लिया, करो नोट, नोट करो। और जेड को बोलते क्या है, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस ओवरऑल रेसिस्टेंस, ठीक है, सर्किट का ओवरऑल रेसिस्टेंस कितना होगा। जब हम एक इंडक्टर को, एक रेसिस्टेंट को और एक कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो पूरा का पूरा सर्किट का ओवरऑल कितना रेसिस्टेंट हो रहा है। अरे भाई, जो रेसिस्टेंट रहेगा वो तो कुछ रेसिस्टेंट प्रोड्यूस भी करेगा, साथ में उसमें इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, वो भी तो रेसिस्टेंट करेगा प्रोड्यूस। तो ओवरऑल रेसिस्टेंट कितना होगा इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। कर लिया, चलो बढ़िया है। अब इसके बाद देखते हैं हम फेज डिफरेंस कितने का होगा, ठीक है, आई और वी में फेज डिफरेंस कितने का चल रहा है। देखो फेज डिफरेंस को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई के लिए हम देखो ये फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस कैसे है, अरे रिजल्टेंट कितना हॉरिजॉन्टल से कितना ये भी आर से, ये आई भी तो था यार, याद रखो इसको, आई भी तो था। आई से जो रिजल्टेंट निकला वो कितने डिग्री आगे चल रहा है, तो आई इस डायरेक्शन में था, रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आया, बीच का कोण थीटा, बीच का एंगल थीटा, तो ये थीटा ना मान के चल रहे हैं हम, फाई मान के चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस लेके चलेंगे, देखो फेज डिफरेंस होगा क्या, ये यहाँ से पता ही होगा, tan थीटा करके निकालते हैं, यहाँ से tan थीटा निकालेंगे जब, यानी कि tan फाई इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। देखो लंब क्या हमारा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, वी एल माइनस वी सी अपॉन बेस क्या है, वी आर। फर्दर इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो, tan
फाई इज इक्वल टू वी एल को एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन वी आर, आई एक्स एल लिखो, ठीक है, सब स्क्रिप्ट में रहता है एल, याद रखना। और इसको क्या लिख सकते हो, वी आर को क्या लिख सकते हो, आई आर, आई आई इसमें से आई को कॉमन लिया, इस आई से काट दिया, तो बराबर आया क्या, टेन फाई इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। फेज डिफरेंस आ गया, नोट करो, कर लिया, नोट करो जल्दी से, नोट करो, कर लिया, चलो बढ़िया है। और इसके बाद इसका ग्राफ देखते हैं हम, कैसे कैसे क्या डिपेंड कर रहा है फेज डिफरेंस, कैसे कैसे क्या है, ग्राफ देखो इसका, ग्राफ कैसे बनेगा देखो, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे वी एल भी हो सकता है या फिर वी नहीं, वी भी हो सकता है और आई भी हो सकता है, कुछ भी। ये v अपॉन आई मत समझना, या तो v के केस में देखोगे v वाला होगा, i के केस में देखोगे i वाला होगा, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। तो फेज डिफरेंस इसमें कुछ ना कुछ आ रहा था, देखो फेज डिफरेंस कुछ ना कुछ आ रहा है थीटा, लेकिन 90 डिग्री से कम है। अरे 90 डिग्री से कम है कलांतर, फेज डिफरेंस 90 डिग्री से कम है। तो अगर 90 डिग्री होता था तो क्या होता क्या था कि आई जो था हमारा, यानी कि जो करंट फ्लो हो रही थी, वो जब मैक्सिमम पे होती थी तो जो वोल्टेज रहता था वो मिनिमम होता था, या फिर करंट जब मिनिमम पे होती थी तो वोल्टेज होता था मैक्सिमम पे। ये कब फॉलो होता था ये केस, जब फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होता था। लेकिन 90 डिग्री यहाँ पे फेज डिफरेंस नहीं है, रिजल्टेंट डिग्री 5 फेज डिफरेंस है। अब वो 5 हमको पता नहीं है, 90 डिग्री से कम ही होगा, ठीक है। तो कम होगा तो ये इसमें फॉलो नहीं होगा ना कि आई जब मिनिमम रहेगा तो वी मैक्सिमम रहेगा, कोई जरूरी नहीं है, फेज डिफरेंस 90 डिग्री का नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस नहीं है। अब देखो आई हमारा कहां से बनेगा, ये रहा, चलो यहीं तक रहने दो, बहुत है, ठीक है, ये रहा। अब इसके बाद V बनाएंगे जब, ओवरऑल नेचर कैसा है सर्किट का, इंडक्टिव, और इंडक्टिव में वो इंडक्टर जब हम लगाते हैं उस वाले सर्किट में होता क्या है, V जो होता है वो I से 90 डिग्री पीछे चलता होता है, 90 डिग्री पीछे चल रहा होता है जब आइडियल केस होता है, यानी कि प्योर सिर्फ इंडक्टर लगा होता है तब। लेकिन इंडक्टर है नहीं, खाली सिर्फ उसका नेचर इंडक्टिव है तो पीछे तो रहेगा, लेकिन 90 डिग्री के हिसाब से पीछे नहीं रहेगा, फेज डिफरेंस 5 के हिसाब से पीछे रहेगा। तो यहां से चलेगा, देखो अब ये जब मैक्सिमम पॉइंट पे था, देखो ये मैक्सिमम पे था, ये मैक्सिमम है, और इसे हम बोल दे रहे हैं आई नॉट, चलो आई नॉट, ठीक है। अब V कहां से, देखो V यहां से हुआ। अब ये जब मैक्सिमम था तो कोई जरूर नहीं है V मैक्सिमम हो, मिनिमम भी हो सकता है, ये चीज ध्यान रखना। देखो ये रहा, अब मैक्सिमम देखो कहां पे आया, यहां पे मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे आया V का, और मिनिमम पॉइंट I का कितना है यहाँ पे, देखो डिफरेंस हुआ या नहीं हुआ। 90 डिग्री के केस में होता क्या था, इस तरीके का ग्राफ बनता था, देखो एक कुछ इस तरीके से चल रहा है अगर, और दूसरा चलता था, ये जब मैक्सिमम है तो वो मिनिमम होता था, यानी कि कुछ इस तरीके से, देखो ये जब मैक्सिमम तब मिनिमम था, और ये जब मिनिमम था तब ये मैक्सिमम चला गया, देखो मैक्सिमम गया, फिर ये मैक्सिमम था जब, तो ये मिनिमम, इस तरीके से चलता था ग्राफ जब 90 डिग्री का फेज डिफरेंस रहता था। लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री ना होकर 90 डिग्री से कम है, 5 फेज डिफरेंस है, तो ये I जो है ये V मान के चलो, देखो V, और ये I का ग्राफ है और ये V का ग्राफ है। तो ये I जब मैक्सिमम पे था तो V कितना है, मिनिमम नहीं है, कुछ ना कुछ है। तो इससे हमको प्रूफ मिलता है कि ये इसमें 5 का फेज डिफरेंस है, ना कि 90 डिग्री का, ध्यान रखना। ये यहाँ पे पहुंचा, अब आगे तो खुद ही बना लोगे क्या करना है। ये जब देखो ये रहा, ये जब मैक्सिमम था उससे पहले ये मिनिमम हो गया, अब ये मैक्सिमम था तो ये मिनिमम हो गया, देखो ये रहा, ये मैक्सिमम था ये मिनिमम था। अब यहाँ पे देखो ये मैक्सिमम था और मिनिमम इसका यहाँ पे आ रहा है, ये इसका ग्राफ है, बना लो इसे।
फेज डिफरेंस फाई का चल रहा है, इसलिए 90 डिग्री वाला केस फॉलो नहीं हो रहा है। बना लिया, बना लिया, बढ़िया। अब बोलोगे सर फेज डिफरेंस क्या है? देखो ये रहा फेज डिफरेंस, यही है फेज डिफरेंस इसका और इसके बीच का, इसी को फाई बोलते हैं, ठीक है। और 90 डिग्री वाले केस में क्या होता था, यहां से लेके यहां तक का होता था। ये जब एक मिनिमम पहुंचा, ये मैक्सिमम पहुंचा, तब तक होता था फेज डिफरेंस। लेकिन अब की यहां से होता है जब फाई का फेज डिफरेंस होता है तब। आ रहा समझ में? मिटा दें, बढ़िया। अब देखो सेकंड केस, देखो होगा क्या। सेकंड केस में क्या होगा, बताया था VC ग्रेटर देन VL। नेचर कैसा होगा, कैपेसिटिव, कैपेसिटिव नेचर होगा, ठीक है। अब आगे देखो क्या होगा, डेरिवेशन कराऊं या फिर कर लोगे? कुछ नहीं करना, बस जहां पे आपने VL लिखा था उसे रिप्लेस कर देना VC से, और जहां पे VC लिखा था वो उसको रिप्लेस कर देना है VL से, ठीक है। बस इतना ही करना है, और सेम का सेम पूरा का पूरा डेरिवेशन सेम वैसे ही रहेगा। बस जहां पे आपका VC था वहां पे VL कर देना है, और जहां पे VL था वहां पे VC कर देना है, बस। क्यों ऐसा करना है, क्योंकि यहाँ पे VC जो ग्रेटर देन है VL से, इसलिए VC में से VL सब्सट्रैक्ट होगा, माइनस होगा। और वहां पे VL में से VC माइनस हो रहा था क्योंकि VL जो था वो ग्रेटर था VC से, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, VL की जगह पे VC हो जाएगा और VC की जगह पे VL हो जाएगा। बस इतना सही करना है चेंज। पूरा का पूरा डेरिवेशन वैसे वैसे छाप दो, पूरा डिट्टो कर दो, कॉपी कर दो। कराना पड़े, मुझे लगता नहीं करना, कराना पड़ेगा, कर लोगे, बढ़िया कर लेना। अब थर्ड केस देखो, थर्ड केस वेरी इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है थर्ड केस। हाँ एक चीज और बता दूं, सेकंड वाले का ये जो यहाँ पे रेफरेंस के लिए ग्राफ बनाया था वो किस तरीके के सेकंड वाले केस के लिए रहेगा। देखो ये था, ये 90 डिग्री पीछे चल रहा था, अब की बार क्या हो रहा है, VC माइनस VL हो रहा है, तो VC की डायरेक्शन में आएगा वो जो रिजल्टेंट होगा, और ये VR था, VR और इस वेक्टर का और इस वेक्टर का रिजल्टेंट यहाँ पे आया, ठीक है। और फाई का कोड कितना है, ये कितने का बन रहा है, कलांतर कितने का है, फेज डिफरेंस कितने का है, 5 डिग्री का। ये इस तरीके से बनेगा इसका, आप इसको आगे कर लेना, ग्राफ इस तरीके का बनेगा। उसका ग्राफ बता दूं, डेरिवेशन के बाद जो ग्राफ होता है, बस इसमें जो बनाया था I को आगे किया था, V को पीछे किया था, उसमें क्या करना है, V को आगे कर दो, I को पीछे कर दो, बस सेम है, बोल तो रहा हूं एकदम अपोजिट है उसका, कर लो इजीली। थर्ड केस देखो क्या होगा इसका, थर्ड केस में VC बराबर VL, वेरी इंपॉर्टेंट केस, एग्जामिनर्स का एकदम बहुत पसंद करते हैं एग्जामिनर इसे, काफी न्यूमेरिकल भी आते हैं आपके एग्जाम में। मान के चलो 12th का एग्जाम अगर दे रहे हो तो उसमें एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, इस पर एक ना एक तो जरूर आएगा, या फिर हो सकता है ये पूरा का पूरा डेरिवेशन ही तीसरे केस वाला दे दे। और डेरिवेशन देखो कम से कम मिनिमम 3 नंबर में आएगा, याद रखना 3 मार्क का होगा, और कुछ है नहीं इसमें, वेरी इजी, बहुत ज्यादा इजी है, कुछ नहीं करना। देखो VL बराबर VC, तो परिणामी जो हमारा ये रिजल्टेंट निकलेगा RES, ये होता क्या था, कोई भी एक केस उठा लो, VL माइनस VC ये उठा लो, प्लस VR स्क्वायर, ठीक है। अब VL बराबर VC है, ये पूरी की पूरी टर्म कितनी हो गई, 0, क्योंकि VL बराबर VC है, तो VL माइनस VC, VC VL माइनस VL, ये दोनों जब इक्वल है तो माइनस करेंगे, पूरी की पूरी टर्म कैंसिल आउट, VR स्क्वायर बचा, यानी कि V रिजल्टेंट जो आ रहा है वो VR के बराबर आ रहा है। यानी इस जो ये जो कंडीशन है इसे बोलते हैं रिजोनेंस, इलेक्ट्रिक रिजोनेंस, ठीक है। यहाँ पे हो क्या रहा है, जो ओवरऑल निकल रहा है पूरे सर्किट का, ओवरऑल जो पोटेंशियल निकल रहा है या फिर वोल्टेज निकल रहा है वो किसके वोल्टेज के बराबर है,
रेसिस्टेंट के क्रॉस जो वोल्टेज बन रहा है, टर्मिनल पे वोल्टेज जो बन रहा है उसके इक्वल है, याद रखना। मिनिमम है। और सब में देखा क्या कि कैपेसिटर भी कर रहा था, प्रोड्यूस कर रहा था रेसिस्टेंट, वो इंडक्टर भी कर रहा था और रेसिस्टेंट तो कर ही रहा था। तो तीनों ओवरऑल जो निकल रहा था, जेड इम्पीडेंस जो निकल रहा था हमारा, वो पूरा का पूरा ज़्यादा होता था। तीनों पे निर्भर कर रहा है, तीनों पे डिपेंड कर रहा है। और इसमें क्या आ रहा है, डायरेक्ट एक हाल सिर्फ रेसिस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, उन दोनों से मतलब नहीं है, इंडक्टर और कैपेसिटर से मतलब नहीं है, ठीक है। ये सबसे वोल्टेज होगा इसके बराबर होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज होगा, ठीक है। और वोल्टेज तो बराबर हो गया, प्लस में इस सर्किट का जो रेसिस्टेंट होगा ओवरऑल वो सबसे कम होगा, ठीक है, सबसे कम होगा। और उन सब में क्या होता था, जेड जो जी जो है वो डिपेंड करता था एक्सएल पे, एक्ससी पे और आर पे, लेकिन यहाँ पे जो जी है वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ आर पे। अब सोचो, सिर्फ आर पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे इन तीनों का ऐड करके जेड आता था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट सिर्फ आर के बराबर है। जो रेसिस्टेंट है वो ओवरऑल वो कम हो गया, सबसे कम है। यानी कि इलेक्ट्रिक रेजोनेंस की कंडीशन में जो आर होता है, यानी कि पूरा का पूरा ओवरऑल जो इम्पीडेंस होता है, रेसिस्टेंट होता है, वो सबसे कम होता है। और किसके बराबर होता है, रेसिस्टेंट के क्रॉस वोल्टेज के, ठीक है। इम्पीडेंस क्या होता है, रेसिस्टेंट के क्रॉस जो वोल्टेज होता है उसके बराबर होता है, और इम्पीडेंस सबसे कम होता है। अब खुद सोचो, रेसिस्टेंट सबसे कम है तो जो करंट होगा वो उतना ही ज्यादा फ्लो होगा। अरे भाई, रेसिस्टेंट कम होगा तो करंट जो है वो स्मूथली फ्लो होगा, ज्यादा से ज्यादा करंट जाएगा। आ रहा समझ में? तो यहाँ पे जो देखो केस में लिख लो, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक रिजोनेंस, ठीक है। रिजोनेंस होता क्या है कि आई जो होता है वो आई मैक्स होता है, और जेड जो होता है वो मिनिमम होता है, ठीक है। जेड मिनिमम होता है और आई ज्यादा होगा। प्रतिरोध जितने कम होगा, रेसिस्टेंस जितने कम होगा, धार वो जो करंट होगी उतने स्मूथली फ्लो होगी, उतने ज्यादा अमाउंट में फ्लो होगी। रोकने वाला कोई है नहीं। कर लिया इतना? अभी देखो आगे, ये इतना यहीं पे समाप्त नहीं होता है, नहीं होगा। अभी देखो एक चीज और निकालने के लिए बोलता है। कर लिया इतना? इतना तो कर लिया होगा, ठीक है, बढ़िया है। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे। इस केस में अब VL बराबर VC है, VC बराबर VL है, और VC को लिख क्या सकते हैं, XC इज इक्वल टू आई मान के चलो। देखो आई ले लिया, पूरा अच्छे समझा रहा हूँ तब समझ में आ गया, एक एक स्टेप बता रहा हूँ, ध्यान रखना। IXC इज इक्वल टू IXL, ठीक है। आई से आई मर गया, XC इज इक्वल टू XL, ये आया, ठीक है। अब आगे देखो क्या होगा, XC इज इक्वल टू XL, सेम वाला कंडीशन है ना पहले जो बताया, इसके जस्ट पहले। अब देखो XC बराबर क्या होता है, 1/ωc, 1/ωc इज इक्वल टू XL क्या होता है, ओमेगा L, ठीक है। अब ओमेगा को एक तरफ रखो तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, या फिर ओमेगा इज इक्वल टू 1/रूट में LC। ये भी एक फॉर्मूला है। इसे और ज्यादा इलेबरेट करके लिखना चाहते हो तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π न्यू, ठीक है। 2π न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो देखो इसको और इलेबरेट करके लिख दो तो हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा को लिख सकते हैं हम 2π न्यू, ठीक है। 2π न्यू इज इक्वल टू न्यू आर लिख दो। आर क्यों लिखा, क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन है, ठीक है। बराबर 1/रूट LC, 2π को उधर कर दो, न्यू, अब धोखा दे रहा है, न्यू इज इक्वल टू
न्यू आर इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट में एल सी, ठीक है। इसे हम बोलते हैं रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये डेरिवेशन पूछता है एग्जाम में, पहले ही बताया है, इंपॉर्टेंट करके लिख लो इसे। कर लिया, बहुत बढ़िया कर लिया, अच्छा है, चलो बढ़िया कर लिया, बहुत बढ़िया। अब देखो आगे क्या करना है। अब ग्राफ्स देख लो इसके, रिजोनेंस की कंडीशन में ग्राफ क्या होता है, क्या कैसे कैसे बनता है। फर्स्ट देखो, हम देख रहे हैं जी और न्यू के बीच में, यानी कि जी और न्यू के बीच में, तो इस तरीके से बनेगा। न्यू हम इधर लेके चल रहे हैं और जी हमारा ऊपर की ओर है, वर्टिकल वाले में, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे न्यू है। क्या बताया, जेड जी जो है वो सबसे कम होता है किस फ्रीक्वेंसी पे, न्यू आर पे, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है, देखो इस तरीके से ग्राफ बनता है, ठीक है। यहाँ पे एकदम मिनिमम पॉइंट है इसका, और मिनिमम पॉइंट है तो यहाँ पे क्या होगा, न्यू आर। न्यू आर क्यों हुआ, क्योंकि जेड की वैल्यू यहाँ पे सबसे कम है, सबसे मिनिमम है। और अभी बताया कि ओवरऑल जेड क्या है, ओवरऑल रेसिस्टेंट है, तो पर जो सर्किट है उसका ओवरऑल रेसिस्टेंट रेजोनेंस की कंडीशन में सबसे कम आ रहा था, सबसे कम आ रहा था। तो जेड जी जो है सबसे कम जब था तब न्यू जो था वो न्यू आर के बराबर था, यानी कि रेजोनेंशियल फ्रीक्वेंसी पे जेड की वैल्यू एकदम मिनिमम थी। ये चीज है। सेकंड ग्राफ देखो क्या था, सेकंड हम आई और न्यू के बीच में देखेंगे। देखो आई यानी करंट और न्यू के बीच में, देखो ये रहा न्यू और ये रहा आई। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके बनता है, उसका अपोजिट। जी जब कम था तो आई जो है वो बढ़ेगा, रेसिस्टेंस जब कम होगा किसी सर्किट का तो आई जो है, करंट जो है वो उसकी वैल्यू बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। जितना कम रेसिस्टेंट होगा उतना ज़्यादा वैल्यू होगी आई की, रोकने वाले उतने कम होंगे। समझ में आ रहा है? इस तरीके समझो, गाड़ी लेके जा रहे हो, गाड़ी लेके जा रहे हो, ब्रेकर बहुत कम मिल रहे हैं तुमको। एक था कि ब्रेकर आपको हर 10-10 मीटर पे मिल रहे थे और बड़े बड़े ब्रेकर मिल रहे थे, तो आपकी स्पीड उतनी नहीं रहेगी ना, उतनी ज़्यादा स्पीड नहीं रहेगी। लेकिन वही ब्रेकर अभी छोटे छोटे हो गए और काफ़ी दूर दूर हो गए, तो आपकी स्पीड बनी रहेगी कंसिस्टेंसी, ठीक है। इसी तरीके से तो आई जो है वो बढ़ जाएगा। आई मैक्स जब था न्यू आर, ठीक है, यानी कि रेजोनेंशियल फ्रीक्वेंसी पे आई जो था वो आई मैक्स था एकदम, और रेजोनेंशियल फ्रीक्वेंसी पे जो ओवरऑल रेसिस्टेंट जिसे इम्पीडेंस बोलते हैं वो सबसे कम था। बना लिया ग्राफ आई वो, बना लिया अच्छे से, ठीक है। और एक चीज देखो, इसमें एक चीज और निकाल सकते हो, यहीं पे बता दे रहा हूँ, मिटाऊं क्या, एक चीज नोट करके लिख लो इसमें कि जो फाई होता है वो होता है 0 डिग्री, ठीक है। फेज डिफरेंस 0 डिग्री होता है क्योंकि वीएल जो है वो वीसी के इक्वल होता है, इसलिए। कर लिया, बहुत बढ़िया। सो आज का सेशन ये हम ख़त्म कर रहे हैं, इसके बाद मिलेंगे अगर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में ठीक है बताऊंगा क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें और अच्छे से पढ़ाई करिए। बोर्ड एग्ज़ाम से कोई खेल नहीं है, ठीक है। पढ़ाई करिए, धोखा मत दीजिए किसी को। आपने खुद पढ़ाई करिए, अच्छे से करिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए। जब आप बना लिए टाइम टेबल, जैसे देखो अभी मोबाइल चलाओ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, मोबाइल चलाओ, जितना चलाना हो चलाओ, लेकिन जब पढ़ने का टाइम हो तो मोबाइल ऑफ करके रख दो। जब तक पढ़ो तब तक छुओ ना मोबाइल, टच ना करो मोबाइल को, ठीक है। नहीं तुमसे हो नहीं पाएगा। क्या हाल सर, समझा रहे हो? चलो ठीक है, तो सेशन ही समाप्त कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, और अगले लेक्चर में फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।